30वां हिस्सा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके ज़ेरे समात है किताब इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती, मुतरज्जिम हैं मारिफ़ इस्लाम पब्लिशर्स। इसका आप 30वां हिस्सा समात कर रहे हैं। बाब 5 फ़न व हुनर इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन में सफ़ा नंबर 153। सफ़वी बादशाहों में शाह अब्बास कबीर सबसे मुमताज़ शख्सियत का मालिक था। वो हुनर व फ़न का दिलदादा, हुनर परवरदा शख्सियत का हामिल था। दरअसल अस्फ़हान की रौनक और शोहरत इसी के मरहून मिन्नत है। क़दीम अस्फ़हान के मग़रबी जनूबी इलाक़े यानी नए अस्फ़हान में चौक, मैदान, मसाजिद, महलात, बाज़ार और बहुत से बाग के जो इसने बनवाए, इनकी बदौलत अस्फ़हान निस्फ़े जहाँ बना। शाह अब्बास के ज़माने में शहरी और अमूमी तामीरात के लिए इलाके का नक्शा तैयार हुआ। एक बहुत बड़ा मैदान या चौक इसने बनाया, जिसे मैदान नक्शे जहाँ का नाम दिया गया। फिर इसके तमाम चारों कोनों के दरमियान एक बड़ी इमारत बनाई गई और इन इमारतों का अमूमी नक्शा 4 ऐवानों पर मुश्तमिल एक इमारत का था, जो ईरानी मेमारी में क़दीम अतवार से रब्त रखता था। ये 4 बेहतरीन इमारतें ये थीं: मस्जिद शाह, मस्जिद शेख लुत्फ़ुल्लाह, कैसरिया के बाज़ार का दरवाज़ा और अली क़ापू की इमारत। शहर के दरमियान मैदान शाह 500 मीटर से ज़्यादा रकबे पर मुश्तमिल था। बाज़ार भी था और साथ साथ चौगानबाजी और तीरंदाजी के मैदान का काम भी देता था। मैदान के तमाम अतराफ़ को एक 2 तबका इमारत ने घेरे में लिया हुआ था। निचले तबके में धातकारी और कुंदाकारी वालों की दुकानें थीं कि जहाँ वो लोग अपनी फ़नी इजादात में मसरूफ़ थे। इस मैदान के मशरक़ी हिस्से में मशहूर और ख़ूबसूरत मस्जिद यानी मस्जिद शेख लुत्फ़ुल्लाह तामीर हुई थी। अलबत्ता मस्जिद शाह अस्फ़हान मस्जिद शेख लुत्फ़ुल्लाह से बड़ी है और इसमें काबिल दीद और बेशुक़ूह सहन भी मौजूद है। मैदान शाह के मग़रबी जानिब 6 तबक़ात पे मुश्तमिल अली क़ापू का महल था कि इसके चौथे तबके में बहुत से सुतूनों वाला एक ऐवान है, जहाँ बादशाह बैठकर खेलें और जश्न देखा करता था। शाह अब्बास ने शहर के मरकज़ में एक खुली और वसी सड़क बनवाई कि जिसका नाम 4 बाग है, कि जिसके किनारों पे दरख्ते चिनार की चंद कतारें लगवाईं और इस सड़क का अख्तिताम सी वसा पुल या पुल अल्लाह वर्दी खान पर होता है। शायद जॉनसन की बात दुरुस्त है कि इसने 11वीं सदी के अवाइल यानी 17वीं सदी ईस्वी के इब्तिदाई 50 साल को मेमारी की दुनिया में इस्लामी उरूज और तरक्की का आखिरी मरहला करार दिया, क्योंकि इस दौर में आलम इस्लाम के 3 मुकामात पे फ़न के 3 शाहकार वजूद में आए। ईरान में मैदान शाह अस्फ़हान, हिंदुस्तान में ताज महल या अर्जुमंद बानों की आरामगाह और उस्मानी मुमलिकत में मस्जिद सुल्तान अहमद अव्वल। अस्फ़हान में शाह अब्बास के दौर में 1 या 2 मुसव्विरों की तस्वीर और पेंटिंग बहुत ज़्यादा राइज थीं और लोगों में मकबूल थीं। वो आका रज़ा और फिर रज़ा अब्बासी थे, जो इस फ़नी रविश के सरदार माने जाते थे।
اس فنی اسلوب میں معترفین ہنرمند رضا عباسی کا تھا۔ اس کا شاہ عباس کے دربار سے تعلق بھی تھا۔ اس کی تمام پینٹنگز اس دور کے تمام ہنرمندوں کے لیے نمونۂ عمل کا درجہ اختیار کر گئی تھیں۔ 11ویں صدی کے پہلے چوتھائی حصے میں ایک اور نامی گرامی مصور معین مصور تھے کہ جن کی افسانوں اور تاریخ کے حوالے سے پینٹنگ شہرائے آفاق تھیں۔ ہندوستان میں تیمور لنگ کا نواسہ بابر مرزا کی ہنر سے دلچسپی کے باعث مکتبہ ہرات کے بعض فنی آثار خصوصاً بہزاد کے تمام فن پاروں کو جمع کیا گیا۔ بابر کا بیٹا ہمایوں کے جس نے فن اور ہنر سے عشق اپنے والد سے وراثت میں لیا تھا، ایران میں 1 سال قیام کے بعد ہنرمندوں کا ایک گروہ بھی ہندوستان ساتھ لے گیا۔ اس سے ایرانی کلچر اور ہنر دوبارہ ہندوستان پر چھانے لگا۔ مصوری میں ہندوستان کی مغلیہ آرٹ کی روش ایرانی اور ہندوستانی مصوری کی آمیزش کا ثمرہ تھی۔ ہند میں مغلیہ آرٹ کے بانی میر سید علی تبریزی اور عبدالصمد شیرازی تھے۔ امیر حمزہ کی داستانوں کو تصویروں میں لانے کے بہت بڑے کام پر میر سید علی اور 50 دیگر ہندوستانی ہنرمندوں نے کام کیا، اور یہ کام ہمایوں کے بیٹے اکبر بادشاہ کے زمانے میں ختم ہوا۔ اکبر کے جو کہ مغلیہ سلسلے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اور معماری سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا، اس نے آگرہ اور فتح پور سیکری میں بہت سے گنبد، قبے اور محلات تعمیر کروائے۔ فتح پور کی پرانی مسجد، جو کہ ایک بڑی مسجد ہے، ایرانی اور ہندوستانی آرٹ کا ملاپ تھی۔ اس نے 1014 قمری میں انتقال کیا اور اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ وہ مصوری اور افسانوی پینٹنگ کا دل دادا تھا، اس لیے ہندوستان میں فن مصوری کی مقبولیت جاری رہی۔ 1038 میں جہانگیر کا بیٹا شہاب الدین المعروف شاہ جہاں بادشاہ بنا۔ تو اس دور تک فن مصوری بہت ترقی کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ معماری میں بھی کافی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے اپنی ملکہ ارجمن بانو کی ابدی آرام گاہ کے عنوان سے خوبصورت اور عظیم الشان تاج محل بنانے کا حکم صادر کیا۔ اس تاریخی عمارت کا فن معماری تیمور کے دور کے ایرانی معماری سے متاثر تھا۔ یہ آرام گاہ اگرچہ شاہ جہاں نے اپنی ملکہ کے لیے تعمیر کروائی تھی، لیکن وہ خود بھی ساتھ ہی دفن ہے۔ ایران میں صفوی عہد کا آخری زمانہ اور ہندوستان میں مغلیہ دور کا آخری زمانہ دونوں ہی اندرونی اختلافات اور جنگوں سے دوچار تھے، لیکن اس کے باوجود دونوں حکومتیں سانس لے رہی تھیں کہ نادر شاہ افشاں نے دونوں بادشاہوں کو ختم کر دیا۔ اسی زمانے میں عثمانی بادشاہت کافی حد تک اطمینان و آسائش سے بہرہ مند تھی، اور سلطان احمد جشن و سرور کا دل دادا تھا۔ اسی لیے اس دور کے فنکاروں کی افسانوی تصاویر اور پینٹنگز مثلاً لونی ابھی بھی موجود ہے، اور ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے۔ 1727 عیسوی یا 1140 قمری میں استنبول میں چھاپے خانے کی صنعت آنے سے قلمی نسخوں اور کتابوں کو دوبارہ لکھنے اور ان کی تصویریں بنانے کا دور شروع ہوا۔ سلطان احمد سوم کے آخری دور سے عثمانی سلطنت کی معماری یورپی معماری سے متاثر ہوئی، اور دیگر اسلامی فنون مصوری، مٹی کے برتن بنانا اور اینٹوں پہ نقش و نگار 10ویں صدی ہجری کی رونق کھو چکے تھے۔ البتہ قیمتی پتھروں کو تراشنے،
कपड़ों पे कढ़ाई और जरी का काम 17वीं सदी के बस तक चलता रहा। काचारी दौर में सफ़ी दौर के फ़नून को बाकी रखने की कोशिशें हुईं, मगर कामयाब न हो सकीं, क्योंकि बहुत से फ़नून ज़वाल का शिकार हो गए थे। लेकिन खुशनवीसी का हुनर तीनों इकसाम नस्ताली, शिकस्ता और नक्श में अपनी बुलंदी को छूने लगा था। इसी तरह फूल और परिंदों के हवाले से मुसव्विरी के फ़न, ख़ुसूसन लाकी के आसार ने बहुत तरक्की की और इसी दौर में किताब से हटकर फ़न मुसव्विरी ने एक ईरानी मकतब की शक्ल इख्तियार की। अभी तक जो आपने समाअत किया वो आपने फ़न मेमारी, मुसव्विरी, खत्ताती और ज़रूफ़ साज़ी की सनतों के बारे में जाना। अब आते हैं हम इल्म मौसीकी की जानिब। अब्बासी खिलाफत के दौर में और इस ज़माने में कि जब तहरीक तर्जुमा अपने अरूज पर थी, ईरान, हिंदुस्तान और यूनान से मौसीकी की किताब तर्जुमा हुई। अब्बासी खुलफा ने भी इल्म मौसीकी की तरवीज और वसअत में भरपूर सही की। यहाँ हम अब्बासी दौर के मौसीक दानों के आसार और अख्तरात का मुख्तसर सा ज़िक्र करते हैं। इब्राहीम बिन माहान मूसली 125 से 188 कमरी। इसका वालिद माहान अरजान या अरगान फ़ारिस का दहकान था। फ़ारिस से हिजरत करता हुआ कूफे पहुंचा, वहाँ एक ईरानी ख़ानदान में शादी की। इब्राहीम ने मौसीकी का फ़न ईरानी मौसीक़दानों जवानिया से सीखा और हैरत अंगेज़ तरक्की की। इसकी शोहरत अब्बासी खलीफा मेहंदी तक पहुंची। अब्बासी खलीफा मेहंदी और इसके बेटे हारून रशीद की दावत से इब्राहीम ने दरबार में ख़ास मुकाम व मंजिलत पाई। बगदाद और दरबार खुलफा के अक्सर गुलूकार, मौसीकार, बिलखुसूस फ़न मौसीकी के बुज़ुर्ग दानिश्वर हज़रात मसलन इस्हाक़ मूसली इसी के तरबियत याफ्ता शागिर्द थे। इस्हाक़ मूसली इब्राहीम मूसली का बेटा था कि जो तकरीबन 150 कमरी में वी में पैदा हुआ। इसने इल्म मौसीकी के उसूल व क़वाइद अपने वालिद और मामू मंसूर ज़लज़ल के यहाँ सीखे और अपने दौर में इल्म मौसीकी में बेनज़ीर मुकाम हासिल किया। इसके मौसीकी में मकतूब आसार मसलन अलगानी व अलकबीर, अलमुनाम व अलयक़ाए अग़ानी मौबिद और किताब अल-रक़्स अब मौजूद नहीं हैं। ये हारून रशीद, मामून, मोतसिम और वासिक़ अब्बासी के दौर में रहा और 235 हिजरी में इसका इंतकाल हुआ। यहाँ तक हमने सफ़ा नंबर 157 तक आपको गोश गुजार किया।